नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में 7 तारीख के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का कैलेंडर आ चुका है, आप सभी को मिल चुका होगा। इसी प्रकार से धीरे-धीरे सभी कैलेंडर आ जाएंगे और परीक्षाओं की तारीख आ जाएगी और परीक्षाएं भी आयोजित हो जाएंगी। लेकिन यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम गुरुजी से अपडेटेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ अभी आपको बड़ा ऑफर मिल रहा है। इसके साथ आपको मिल रही डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि 895 रुपए की है और ये आपको 1299 के नोट्स के साथ मिलती है। वहीं पे मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि 3000 के हैं, इसके साथ आपको 1295 की जिसमें कॉपी चेक होती है वो टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ फ्री मिलती है। और ये सारी जानकारी आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मिल जाएगी ज़्यादा डिटेल्स। और इसके अलावा आप ये चाहें तो ये डायरेक्ट नोट्स आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है और आप एक बार स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे प्राइज है। फर्स्ट से 5 जो 5वीं रैंक रहेगी उनको एमपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा जो कि प्री प्लस मेंस का वीडियो कोर्स है। 6 से 10th वाले को एमपीपीएससी प्री का वीडियो कोर्स दिया जाएगा। वहीं 11 से 50 वाले को प्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको एमपीपीएससी या व्यापम की किसी भी कोर्स में 60% का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। ये सब कुछ आपको 99 के रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगा। आपके जो टेस्ट आयोजित होने वाला है इसमें एमपीजीके और करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। ये बाइलिंगुअल होंगे, माइनस मार्किंग साथ में रहेगी। टेस्ट का टाइमिंग इसमें हम घटा देंगे, 40 मिनट के आसपास रहेगा क्योंकि अभी टाइम है इसमें। आप ज़्यादा जानकारी के लिए जो हमारे नंबर हैं इनमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या इसको आप ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों हमने जो पढ़ा है उसके रिवीजन के साथ। सिलहट सिलचर महोत्सव किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है। सुमंगलम पंचमहाभूत राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भुवनेश्वर में। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। किस भारतीय निशानेबाज ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप का खिताब जीता है? ये रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी भी हो गए जो 2024 में होने वाला है। डोमिनिक लेपेरे इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक लेखक थे। ठीक है, इनके इसके बाद अनुगुंज एक कार्यक्रम है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक, खेल, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस सब कुछ से जुड़ा हुआ है। ये बहुमुखी विकास यानी चहुमुखी विकास जिसको हम लोग कहते हैं कि छात्र के, उसके लिए होता है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। जननायक क्रांति सूर्य टांटा मामा का बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। इसके लिए एक यात्रा भी निकाली गई थी और ये लगातार आपके साथ करंट अफेयर्स में ये प्रश्न जुड़ा हुआ था। चुनाव एवं जनमत सर्वेक्षण किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री सतीश एलिया है, इनके द्वारा लिखी गई है। चुनावों पर है ये पुस्तक। वन विभाग के सभी नेशनल पार्क में प्लास्टिक बोतल और थैलियां प्रतिबंधित होने वाली हैं नए साल से 1 जनवरी 2023 से। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और जो हमारे करंट अफेयर का फॉर्मेट है, अब पहले हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देखेंगे, इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश विशेष चालू हो जाएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 59, 148 या 15? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो वर्तमान में भारत की रैंकिंग है इसमें काफी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 102 रैंक में हम थे और आज हम 48 में पहुंच गए हैं, यानी हमने एविएशन यानी उड्डयन विभाग में बढ़िया काम किया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है ICAO, इन्होंने अभी एक क्या कहते हैं रैंकिंग जारी करी है जिसमें भारत 48वें स्थान पे पहुंच गया है। 4 साल पहले हम 102 में थे, यानी हमने बहुत बड़ा सुधार किया है। वहाँ पे भारत का स्कोर चीन का जैसे 49 है, इसराइल का 50 है, तुर्की का 54 है। तो हमारा जो स्कोर है इनसे बढ़कर के आगे हो चुका है। हमारी रैंक अच्छी है। इसके अलावा भारत और जॉर्जिया जो है 85.49% जो स्कोर है इसके साथ बराबर में है। तो भारत के साथ जॉर्जिया है जो कि बराबरी में है 48 नंबर पर। ठीक है, अब ये जो ICAO होता है इनके अलग अलग मानक होते हैं। अलग अलग मानकों के आधार पर ये पूरी रैंक जारी करता है। जैसे इसका LEG होता है, ORG शॉर्ट फॉर्म है, PL होता है, OPS होता है। यार इसका फुल फॉर्म ये होगा, जैसे LEG होता है ये प्राथमिक विमानन विधान और विशिष्ट परिचालन जो विनियम होते हैं उनके आधार पर है कि नहीं। नागरिक उड्डयन संगठन कैसा है, कार्मिक जो उनको लाइसेंस और प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है, प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस क्या है, विमानों का संचालन किस प्रकार से होता है, जो वायुयान हमारे उड़ते हैं उनकी जो सेफ्टी है वो उनकी जो अभी एक तरह से आपका उनका इंजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और एरोड्रम और ग्राउंड एड कैसा है, ये सारी चीज़ों को वो लोग पूरे मानक देखते हैं। इसके बाद उसकी रैंकिंग जारी करते हैं। इससे क्या होता है, ऐसी रैंकिंग में अच्छे स्थान आने से हमारा एक जो एविएशन डिपार्टमेंट होता है वो सुरक्षित होता है
और हमारे उड्डयन विभाग की जो एक शाख होती है वो काफी मजबूत होती है। और जो उड्डयन विभाग होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, टिकटों के दाम बढ़ाने में, सर्विसेज देने में, बाकी चीजों में हमारा क्या होगा, उसकी वजह से हमारे यहाँ आवागमन जो होगा वो सुरक्षित होगा। तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो उड्डयन विभाग है वो भी क्या होगा, लाभ के क्षेत्र में धीरे धीरे लाभ की ओर बढ़ेगा। अब ये यदि पूरे विश्व स्तर पे बात करी जाए तो रैंकिंग में जो सिंगापुर है वो सबसे टॉप पे है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, फिर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दूसरी ये सभी पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया है। फिर फ्रांस, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे हैं। अब ये जो आईसीएओ है ये है क्या, ये एक तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो इसकी रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, यदि कोई पूछ लिया जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये अंतरराष्ट्रीय जो हवाई नेविगेशन सिद्धांत होते हैं, तकनीकी होती है, उनके साथ समन्वय करती है और ये देखती है परिचालन की सुरक्षित है, व्यवस्थित है, विकास से सुनिश्चित करने के लिए जो योजनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देती है। इनका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। हाल ही में देश में किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? कलकत्ता मेट्रो ने, अहमदाबाद ने, दिल्ली ने या नागपुर ने? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर। नागपुर ने भी अपना गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। डबल डेक्कन वायडक्ट, आप ये समझ जाओ कि ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे क्या रहेंगे, हाईवेज रहेंगे। तो ये दोनों ने मिलकर के इस पे काम किया, यानी मेट्रो प्लस हाईवे। ठीक है, इन दोनों का एक कॉमन प्रोजेक्ट था जिसपे इन दोनों ने काम किया। नीचे की तरफ अलग सड़क रहेगी, लेकिन आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि 3 मंजिला फ्लाईओवर का इन्होंने निर्माण किया है उसी पे। और इन्होंने क्या है, ये जो नागपुर महाराष्ट्र वर्धा रोड पर है, 3.5 किलोमीटर, 3.14 किलोमीटर का है, इनको इन्होंने शुरुआत करी थी। अब ये सबसे लंबा वायडक्ट है जो कि रेल, मेट्रो रेल प्रणाली पे सबसे मतलब साथ में मिला करके बात करें तो। ठीक है, अब इस पे त्रिस्तरीय परिवहन व्यवस्था करी गई है। ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे गाड़ियां वगैरह चलेंगी, उसके नीचे बाकी के वाहन के लिए दिया रहेगा। फ्लाईओवर है, इसमें अलग अलग स्तर के फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 3 स्तर। इसी में क्या हुआ है कि इन्होंने सबसे लंबा पुल बनाने का भी क्या किया है, रिकॉर्ड बनाया है, तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। नागपुर मेट्रो की बात होगी, आप इसको, मुझका महा मेट्रो नाम है। इनमें से किन्हें एनएससीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सचिन अमरापुरकर, अखिलेश शर्मा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर या राजीव त्यागी? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव लक्ष्मी करंदीकर हैं, जिन्हें अभी भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जो कि हमारे यहाँ सांख्यिकी, हमारे यहाँ वो करता है, रिसर्च करता है और आंकड़े जारी करता है, हमारा जो सांख्यिकी आयोग है उसका इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फेमस पर्सनालिटी है जो ये राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। ठीक है, अभी इन्हें टेम्परेरी नियुक्त किया गया है, लेकिन इनका कार्यकाल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ा दिया जाएगा। तो इन्हें 3 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रभार भी इनके पास था बीच में। इसके अलावा जो है, ये जो हमारे यहाँ ईवीएम और वीपैट का सत्यापन नमूना योजना जो था चुनाव आयोग का, उसमें सलाहकार जो समिति थी उसकी इसी कमेटी थी, उसमें भी ये सदस्य थे। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक बहस चल रही है कि राज्य और स्तरीय जो चुनाव होते हैं हमारे, और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होने चाहिए, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके भी ये सदस्य थे। ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र है, इन्होंने दुनिया में गणित और सांख्यिकी के अनुप्रयोगों के लिए इनको जाना जाता है। बात करें यदि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना जो 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। और ये कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसका जो मंत्रालय है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्य मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, और इनके जो एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है, 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, एक पदेन सदस्य होता है और एक सचिव होता है। मुख्यालय की बात करी जाए तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। हाल ही में लोगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ये किस राज्य में मनाई गई है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो मनाई गई है ये राजस्थान में मनाई गई है। ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ये एक तरह से बांग्लादेश का भी युद्ध, तो जो आजादी का युद्ध हुआ था बांग्लादेश की, तो उस समय पे क्या हुआ था कि जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी एक युद्ध हुआ था, तो उसकी जो वर्षगांठ है उसके लिए मनाई जाती है। तो 1971 में युद्ध के दौरान जो लोंगेवाला युद्ध है, इसको चिन्हित करने के लिए, ठीक है, ये एक तरह से आप ये कहो कि इसको एक स्मारक के रूप में याद करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जो जैसलमेर सैन्य स्टेशन है वहां पे एक युद्ध स्मारक पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, एक जो सेना की टुकड़ियां थी उस पर एक लड़ाई थी, क्योंकि सामने की तरफ एक बड़ी सेना थी, हमारी सेना उस समय पे संख्या कम थी, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारी छोटी सी सेना ने उनकी जो एक बड़ी सेना थी उसको हराया था, उनके लगभग 200 सैनिकों को मार डाला था।
और उसी के लिए ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। तो सेना इस पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाती है। और ये जो स्थान है आपका लोंगेवाला, ये राजस्थान का जो थार का रेगिस्तान है वहां पर है, और वहीं पर युद्ध हुआ था हमारे सशस्त्र बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच में हुआ था। और ये 3 दिन चला था युद्ध, 4 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5, 6, 7 या 4 को। तो इसका राइट आंसर हुआ 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और ये प्रतिवर्ष विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष का जो विषय है विश्व मृदा दिवस 2022 का, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो इसको इस बार का ये सब्जेक्ट है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान में रखना है। इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 5 दिसंबर 2014 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी जो डेट है शुरुआत करने की वो आपको याद रखनी कि 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक रूप से विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 2002 में दी गई थी। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज, ये जो संस्थान है, इसने 2002 में विश्व मृदा दिवस को अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की थी। फिर इसके बाद जो है खाद्य और कृषि संगठन जो AFO, इन्होंने 2013 में इसको सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। फिर ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास गया और उन्होंने 5 दिसंबर 2014 को इसकी एक तरह से आधिकारिक रूप से मृदा दिवस मनाने के लिए क्या किया, नामित किया। तो अब ये 5 दिसंबर इसलिए चुना गया है क्योंकि जो थाईलैंड के राजा थे भूमिबोल अदुल्यादेश, इनका आधिकारिक रूप से जन्म दिवस है, और जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंजूरी दी थी, इसलिए उनके जन्म दिवस के दिन इसको विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और FAO द्वारा राजा जो भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार भी दिया जाता है, ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है, नई दिल्ली में, हरिद्वार में, चेन्नई में या गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये इस वर्ष जो आयोजित किया जाने वाला है गोवा में किया जाने वाला है। ठीक है, 8 से 11 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। गोवा की जो राजधानी पणजी वहां पे किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पहली बात ये आयुष मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ये विषय है। और ये 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आयुर्वेद सम्मेलन आप कह सकते हैं, ये है। लेकिन इसी अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर क्या करने वाले हैं, 2 कार्यक्रम और करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम ये है कि वहां पर एक मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, साथ ही में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे, यानी उसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, वो देश का आयुष संस्थान हो जाएगा। एक संस्थान कहाँ कहाँ है, एक तो आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में है, दूसरा राष्ट्रीय यूनानी संस्थान गाजियाबाद में है, तीसरा राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में। इन तीनों संस्थानों को आपको अपने जो आपका विविध वाला सेक्शन है वहां पे इनको अपडेट करके रख लेना है। आयुर्वेद संस्थान इस बार आयोजन वहां हो रहा तो गोवा में रहेगा, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान जो है गाजियाबाद में रहेगा, होम्योपैथिक संस्थान जो रहेगा राष्ट्रीय वो दिल्ली में रहेगा। ठीक है, विश्व स्तर के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई, सूर्य ऊर्जा अभियान, सूर्य शक्ति अभियान या स्वच्छ ऊर्जा अभियान। तो ये अभियान है सूर्य शक्ति अभियान। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि अब आत्मनिर्भर भारत का चल ही रहा है, तो क्या है कि हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक बहुत बड़ा इशू है, सरकार इतनी स्पीड में वहां तक नहीं पहुंच पा रही। तो अब हमारे पास एक ये भी अवसर है कि हम सौर ऊर्जा का जितना से ज्यादा उपयोग कर सकें, वो मुख्य उद्देश्य है। तो उसके लिए सरकारें सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। तो अब उन्होंने और चीजें भी शुरुआत करी है कि गांव को क्या हो कि गांव को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सूर्य शक्ति अभियान के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर कर दे। वहां की एक शुरुआत करेगी सरकार, वहां की स्ट्रीट लाइट, नल जल, ये सब जो कार्यालय वगैरह हैं उनको पहले सोलर वहां पे पैनल स्थापित किए जाएंगे, फिर वहां की लाइट की जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जब गांव की वो बिजली की बचत होने लगेगी तो फिर लोगों को धीरे धीरे क्या होंगे, मोटिवेशन होगा, तो बाकी के गांव के लोग भी इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको अंदर तभी कॉन्फिडेंस आएगा, एक जागरूकता आएगी। तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि हमारे पैसे की बचत हो रही है, सरकार इसमें हमको सहयोग भी कर रही है, तो क्यों ना सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाए, सोलर पैनल्स का प्रयोग किया जाए, सोलर पंप का भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि उनके पैसे की बचत होनी है। तो किसानों का जो एक अनावश्यक पैसा इधर की तरफ जाता है बिजली के बिलों में, तो उससे उनकी बचत होगी। साथ ही में हमारा क्या होगा, हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी सही होगा। ग्रीन एनर्जी के अब क्या होगा, उस गांव को भी एक क्रेडिट दी जाएगी।
उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो गांव वगैरह क्या है कि जो पंचायतें होंगी वो इसके लिए क्या होंगी, मोटिवेट होंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका सौर ऊर्जा का हम लोग प्रयोग करें। प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं प्रभाकर राजावत का, इनका संबंध किस खेल से, रेसिंग से, कुश्ती से, शूटर से या रोइंग से? तो इसका राइट आंसर होगा रोइंग। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या हुआ है कि थाईलैंड में जो एशियन रोइंग चैंपियनशिप चल रही है वहां पर इन्होंने सिंगल स्कल्स में 2000 मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये रहने वाले भिंड के हैं, भिंड के पास एक गांव है भरौली, वहां के रहने वाले हैं। इनका नाम है प्रभाकर राजावत, नाम याद रखना है। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। देश का पहला शासकीय पंचकर्म सेंटर कहाँ खोला गया है, सागर में, भोपाल में, जबलपुर में या इंदौर में? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो पहला पंचकर्म सेंटर खोला गया है ये भोपाल में खोला गया है और पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय जो आयुर्वेद संस्थान है वहां पर ये खोला गया है। और ये सुपर स्पेशलिटी और वेलनेस सेंटर है आयुर्वेद का। पंचकर्म आयुर्वेद में होता है, केरला थेरेपी वगैरह आपने सुना होगा थोड़ा सा, तो उसी के बारे में है। लेकिन आयुर्वेद को भी क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है नई जो तकनीकी आ रही है उसके साथ साथ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नवाचार की गई है, अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं आयुर्वेद की भाषाएं होती हैं, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ये भी तो वहाँ पर उपलब्ध रहेगा एक आयुर्वेद को सपोर्ट करने के लिए। और बात करी जाए कि मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री कौन है, तो रामकिशोर, श्री रामकिशोर कांवरे हैं, इनको प्यार से नानो भी बोला जाता है। तो फिर हम लोग आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग की योजना है? मध्य प्रदेश लघु उद्योग विभाग की, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की, स्कूल शिक्षा विभाग की या जनजातीय विभाग की? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है उसकी ये योजना है। इसको आप इस प्रकार से समझो कि ये एक इंटर्नशिप योजना है। इसमें जो है लगभग क्या कहते हैं 4695 जो युवा हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जन सेवा मित्र के रूप में उनकी भर्ती करी जाएगी, इंटर्नशिप रहेगी। हर जो विकास खंड से 15 इंटर्न्स को चुना जाएगा, तो कुल मिला के 4695 हो जाते हैं। उनको 8,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेगी उनको 8,000 रुपए की। और उनकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु को जरूर आप थोड़ा सा रखेंगे, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कितने वर्ष तक के युवा, तो 18 से 29 वर्ष तक के युवा होंगे। उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, साथ में उनकी इनकम भी रहेगी और उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाएगा कि जमीनी स्तर पे कि उनको जो रोजगार ढूंढना है वो आसान रहे। एक तरफ से जो संस्थान होते हैं उनको एक ट्रेंड वो मिलेंगे, जब युवा मिलेंगे तो उनको क्या रहता है कि उनका जो एक अनावश्यक समय जाया होता है कि एक्सपीरियंस वाला जो एक इशू जाता है लोगों के साथ, वो इशू नहीं होगा। एक अच्छी योजना है इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि कई बार लोगों को जो कॉलेज खत्म करते हैं, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी एक समस्या होती है एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस वाला इशू यहाँ से उनका खत्म हो जाएगा। उनके पास 2 वर्षों का अनुभव होगा, वो भी सरकार की तरफ से मिलेगा। तो उनके लिए क्या होगा कि जो रोजगार सर्च करना होगा वो आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ कंपनियां भी जो होती हैं 1-2 महीने का उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा पीछे हटती है नए लड़कों को लेने में। तो ये भी एक इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो रोजगार जल्द ही मिलेगा। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज करी है? आप सभी के उत्तर सही थे, आप सभी लोगों ने काफी जानकारी दी है और ज्यादातर लोगों की जो जानकारी थी वो टाइगर रिजर्व को लेकर के थी कि ये जो खोजा गया है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। तो यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी जो खोज करी है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने करी। इन्होंने जो खोज करी है वो 26 बौद्ध गुफाओं की खोज करी है स्तूपों को मिला करके। अब इनका जो समय है वो 2री शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच की है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 26 मंदिर है, 26 गुफाएं हैं, 2 मठ हैं, 24 शिलालेख है, 46 मूर्तियां और बाकी की चीजें जल संरचना वगैरह वहां पर पाई गई हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ वहां पर चैत्य और उनके जो पत्थर हैं उनके बिस्तर भी पाए गए हैं। और ये जो बौद्ध धर्म की जो शाखा है वो महायान शाखा से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। और वहां पे जो शिलालेख मिले हैं उनमें ब्राह्मी लिपि से क्या किया गया है, अंकित किया गया है और इनका जो समय रहा है वो 5वीं शताब्दी के आसपास का है। और इन जो शिलालेख हैं ये इनमें क्या है, मथुरा, कौशाम्बी, पावता या बीजाभृत। ठीक है, तब भीमसेन, पोथासारी, भट्टदेव नामक जो राजाएं हैं उनको उल्लेख किया गया है और उनके जो ये आपका मथुरा और कौशाम्बी हो गया उससे लगभग मैच करते हैं। साथ ही में क्या मिला है, जो 26 मंदिर मिले हैं वो 9वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास के हैं जब कलचुरी काल चल रहा था। और साथ में 2 शैव मठ भी मिले हैं।
इतना सारा डाटा याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें काल याद रखना है। काल के माध्यम से ये याद रखना है कि ये यहाँ पे मंदिर मिले हैं, ये मठ कितने मिले, 2 मठ मिले हैं, किनके काल के हैं, तो कलचुरियों के काल के हैं। ठीक है। अब इनका जो शासन कहाँ था, इनका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन था। अब वहां पर एक एकाश्म वराह मूर्ति भी मिली है, किसकी, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्राप्त हुई है। वराह मूर्ति विष्णु की मूर्ति है, ठीक है, एकाश्म। साथ में ये जो ऐसा माना जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है किसकी मूर्ति मिली, तो ये याद रखना है, वराह मूर्ति और एकाश्म वराह मूर्ति है। ठीक है। अब ये जो वराह अवतार है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार होते हैं उनमें से ये एक अवतार माना जाता है। साथ में जो कुछ अवशेष वगैरह प्राप्त हुए गुप्तकालीन से भी संबंधित है। ठीक है। और अब से पूछा जाए कि बांधवगढ़ जो ये रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये उमरिया जिले में है। और ये किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला में है। आप सभी के उत्तर राइट थे, सही थे। यदि आपको करंट अफेयर पसंद आता है तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है। और एग्जाम की आपकी सभी की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अगले 10 दिन के अंदर नोट्स, कोर्स सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगा। चंदेरी शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? शिशुपाल ने, कीर्तिपाल ने, महेंद्रपाल द्वितीय ने, या त्रिलोचन पाल ने? तो इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। और जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी उनको लाइक देगा, जिनके आंसर जिन्होंने समय देंगे कमेंट करने में उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। हार्ट के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो उनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती है। तब तक के लिए आप अपना सभी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।